अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि आप एक बायोलॉजी में किस तरह से आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से एक हमारे पास साइंटिफिक लॉ बनता है। और ये सारा हम बायोलॉजिकल मेथड में पढ़ते हैं जी। तो ये जो हमारा बायोलॉजिकल मेथड है ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में अक्सर नहीं पूछा जाता, बहुत कम आता है। इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट्स बोर्ड के पेपर्स में पूछ लेते हैं कि साइंटिफिक लॉ क्या है, हाइपोथेसिस किस तरह से बन सकते हैं, या फिर एक थ्योरी क्या होती है और एक थ्योरी को बनाने में किस किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये सारा एज अ होल क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड के पेपर्स में। अक्सर ये कंपोनेंट्स की सूरत में ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड एक बहुत लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है। और देखें आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है और कुछ जो हमारे कंपोनेंट्स इसके पोर्शंस बच जाएंगे वो आने वाले लेक्चर्स में आपको बता दिए जाएंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जब भी एक बायोलॉजिकल मेथड हमने बनाना होता है तो उसमें कौन कौन से ऐसे उसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं और उसको मैंने इस डायग्राम में समराइज़ किया हुआ है। अब देखें ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला जब हम एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे पहला काम हमने करना होता है वो है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस आपकी दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। दो तरह की ऑब्जर्वेशंस आप करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए हमारे पास सबसे पहले है क्वालिटेटिव और दूसरी है हमारे पास क्वांटिटेटिव। तो ये होगी ऑब्जर्वेशन की दो तरह की टाइप्स हैं। आगे इस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में हम क्या बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और वो हाइपोथेसिस हमारा दो तरह का होता है, डिडक्टिव और इनडिडक्टिव। हमारे पास ये इंडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग से ये हमारे पास हाइपोथेसिस बनता है। अब देखें, अब इस हाइपोथेसिस को अगर ये स्टैंड कर जाता है तो ये क्या करेगा, ये एक थ्योरी को जन्म देगा। और अगर ये थ्योरी को मज़ीद कुछ साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि इस थ्योरी को मतलब कि गलत साबित करें, किसी भी लिहाज से ये डिसअप्रूव अगर नहीं होती थ्योरी तो ये फिर बाद में क्या बन जाता है, एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते, या आ भी जाता है तो आपने करना तो है ही। लेकिन तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बायोलॉजिकल मेथड पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते, अगर पूछ भी लेते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंसर करना। लेकिन अक्सर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कोई एक या दो कंपोनेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेते हैं, या तो साइंटिफिक लॉ पूछ लेते हैं या थ्योरी के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर वो पूछते हैं कि एक हाइपोथेसिस कैसे बनता है और उसके आगे किस तरह से एक हाइपोथेसिस, कौन कौन से ऐसे वेज हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम एक हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। तो वो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग और इनडिडक्टिव रीजनिंग के तौर पर ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक के हम किस तरह से एक बायोलॉजिकल लॉ, एक साइंटिफिक लॉ बना सकते हैं। और सबसे पहला जो हमारा जो कंपोनेंट्स इसका है वो ऑब्जर्वेशन है। एक फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक सैंपल है, इसको हमने क्या करना है, एनालाइज करना है इस बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए से इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। और इस सैंपल के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके चलने फिरने का मेकानिज़म क्या है, आगे इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है और इसकी मार्फोलॉजी क्या है। हमने क्या करना है, एक नई डिस्कवरी देनी है, तो इन मराहिल से इस सैंपल को पास करना पड़ेगा। अगर ये किसी भी मरले पे आके ये सैंपल हमारा फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको फिर वहीं पे छोड़ देंगे। फिर बाद में आने वाले साइंटिस्ट मज़ीद इस पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे अगर वो करना चाहते हैं तो।
लेकिन अगर इन सारे कंपोनेंट्स पे जितने भी पोर्शंस हैं इन पे ये सैंपल पूरा उतर आता है, तो एट द एंड हम क्या कर सकते हैं, इस मॉडल को एक साइंटिफिक लॉ के तौर पर हम पेश कर सकते हैं कि ये हमारा मॉडल था, उसकी ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है, इसकी हाइपोथेसिस हमारे आगे ये बनी, उसके रिलेटेड हम थ्योरी बनाएंगे और थ्योरी के बाद क्या करेंगे, एक साइंटिफिक लॉ के तौर पर हम क्या कर देंगे, इस मॉडल को पेश कर देंगे। अब देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे इसकी। और ऑब्जर्वेशन में हमें क्या चाहिए, 5 सेंसेस चाहिए जो कि हमारी बॉडी के हमारे अंदर पाई जाती हैं। अब देखें वो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं। एक तो है देखना, कि ये दिखने में सैंपल कैसा है। दूसरा है हमारे पास हेयरिंग, से चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर सेंसेस पाई जाती हैं और हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं। अब देखें, फिर कान के ज़रिए से हम ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, बाय टच, टच के ज़रिए से हम फील कर सकते हैं कि ये खुरदरा है, ये मुलायम है या किस तरह का है। या फिर हम क्या करेंगे, स्मेल करेंगे, इसकी खुशबू लेंगे कि ये किस तरह का है। या फिर हम क्या करेंगे, ज़ुबान से हम टेस्ट करके बताएंगे कि ये मॉडल, ये नमूना, ये चीज़ कैसी है। तो ये सारा हम पहले तो क्या करेंगे, अपने हमारे अंदर जो 5 तरह की सेंसेस हैं वो उसको यूज़ करेंगे। उनमें विजन है, कान के ज़रिए से हम क्या करेंगे, सुनेंगे। हेयरिंग है, कान के ज़रिए हम सुनेंगे। टच है, हाथ के ज़रिए हम टच कर सकते हैं। स्मेल है, नाक के ज़रिए से हम सूंघ सकते हैं। और टेस्ट है, ज़ुबान के ज़रिए से हम चख सकते हैं। तो ये 5 हमारे कंपोनेंट्स जो कि बॉडी की सेंसेस हैं, ये यूज़ होती है किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए। अब देखें, हमारे पास 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस आएंगी, एक होगी क्वांटिटेटिव, एक होगी हमारे पास क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस मोर एक्यूरेट हैं, ज़्यादा दुरुस्त हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम एक्चुअली किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बता रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास, हम ये कहते हैं कि एक चीज़ है हमारे पास, एक यही हम सैंपल कंसीडर कर लेते हैं कि इस पॉइंटर की जो हमारे पास लेंथ है ये 5 इंच है या 6 इंच है। तो ये एग्जैक्ट हम क्या बता रहे हैं, एक इसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, एक मकदार बता रहे हैं बाय लेंथ, के लेंथ के लिहाज से ये इतने इंच क्या है, लंबा है। या फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ से जो 2 सिटीज़ का फासला है, डिस्टेंस है, वो 50 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, बाद में वो हम क्या, हमारे लिए आसानी ये होती है कि उस डिस्टेंस को माप सकते हैं कि आया कि ये 50 किलोमीटर है या नहीं। लेकिन हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है, एक्चुअली क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम किसी चीज़ की क्वालिटी को मेंशन कर रहे होते हैं। जैसा कि हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, उसका हम कि ये एक उसकी क्वालिटी बताना चाह रहे हैं कि ये वो बहुत ज़हीन है। तो हमें इतना पता नहीं है कि ये कितने किलोमीटर, कितने किलोग्राम या फिर ये कितना ज़हीन है। हम ये कहते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़हीन है। और बहुत से मुराद क्या है, कितना बहुत ज़्यादा ज़हीन है, ये हम नहीं बता सकते। हमने एक बस ये कह दिया है कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये बहुत ज़्यादा ज़हीन है। या हम ये बोल देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश अखलाक है, या ये हम बोल देते हैं ये बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत बुरा है। तो बुराई की क्वांटिटी नहीं है, हमने सिर्फ एक क्या बताया कि ये बहुत है और बहुत ज़्यादा बुरा है, या बहुत ज़्यादा अच्छा है, या बहुत ज़्यादा ज़हीन है। तो ये एग्जैक्ट क्वालिटी या एग्जैक्ट उसकी जहानत, उसकी बुराई या उसकी अच्छाई को मापने का कोई ख़ास पैमाना नहीं है। तो ये क्या करेगी, ये हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं और ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती। अब फ़र्ज़ करते हैं हम कह देते हैं किसी को कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब कितना अच्छा है, हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं है जिससे हम उसकी अच्छाई, बुराई या जहानत को हम माप के बता सकें कि ये इतना ज़्यादा बुरा, अच्छा या ज़हीन है। तो हमारे पास फिर क्या हुआ, हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट है। या हम उसी बंदे की जिसकी जहानत, अच्छाई, बुराई बताना चाह रहे हैं, उसकी अगर लेंथ पूछना चाहें कि ये कितने फिट का आदमी है, तो हम क्या करेंगे, वो एक पैमाना लेंगे, एक पैमाने से क्या करेंगे, एक स्केल से उसकी जो हाइट है उसको पैमाइश करके बता देंगे कि इसकी 5 फिट
हमारे पास लंबाई है, हाइट है या 6 फीट है। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी वाइज हम बता रहे हैं, ये बताना ज़्यादा आसान होता है। या फिर हम किसी चीज़ को एक बोलते हैं कि हमारे पास एक ग्लास वाटर है और वो हम हमारे पास से अगर उसकी हम क्वालिटी बताना चाहें, अगर उसके अंदर शुगर ऐड है तो हम कह देते हैं कि ये मीठा है, या बहुत कम मीठा है, या बहुत ज़्यादा मीठा है, या दरमियाने दर्जे का मीठा है। तो ये एक लेस एक्यूरेसी है इसमें। लेकिन अगर उसमें हम 2 ग्राम एक क्वांटिटी ऐड करके हम उसमें डालें तो फिर हम बता सकते हैं कि हमने इसमें इतनी शुगर डाली है और ये इतना मीठा हो सकता है। तो हमारे पास यही रिज़ल्ट हम निकालते हैं। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन लेस एक्यूरेट है। तो ये सारे जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होगी, जो एक ऑर्गेनाइज़र होगा, जो एक ऑब्जर्वर होगा, वो क्या करेगा, अपनी ऑब्जर्वेशन को एक डेटा के फॉर्म में लिख देगा और एक डेटा फॉर्म में वो प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। और उस डेटा फॉर्म को हम बोलेंगे, जो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन के रिज़ल्ट में आया है, उसको हम हाइपोथेसिस बोलेंगे कि ये उसने क्या किया है, एक ऑब्जर्वर ने इस सारा जितना भी उसने ऑब्ज़र्व किया है, उसने उस सारी तहकीक को उसने एक डेटा की फॉर्म में लिख दिया है। और उस डेटा को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक हाइपोथेसिस बन गया है। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस बनती हैं, ये 2 तरह के हमारे पास टूल्स यूज़ होते हैं। एक तो हमारे पास ये है कि हम डेटा के फॉर्म में उस जितना भी हमारे पास मवाद होता है, जो हमने ऑब्जर्व किया होता है, उसको लिख देते हैं। या फिर एक बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस की बेस पे भी हम क्या करते हैं, उसको एक डेटा फॉर्म में लिख देते हैं और उस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। अब देखें, एक बैकग्राउंड नॉलेज भी हमारे पास अगर कोई बोल देता है हमें कि यहाँ से लेकर लाहौर या लाहौर से लेकर इस्लामाबाद का इतना फासला है, हमने क्या किया है, उसके बैकग्राउंड एक्सपीरियंस से हमने क्या दिया है, इसको हाइपोथेसिस के तौर पर लिख लिया है। लेकिन इस हाइपोथेसिस को भी बाद में झुठलाया जा सकता है कि जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट अपने करेंगे, तो मे बी आपकी जो डिस्टेंस है लाहौर से इस्लामाबाद का, वो डिफरेंट आए। अब देखें, हमारे पास जो हाइपोथेसिस है, ये 2 तरह से हम बना सकते हैं, 2 तरीके हैं इसके। एक हमारे पास है डिडक्टिव रीजनिंग और एक हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग। और हमारे पास जो डिडक्टिव रीजनिंग है, जहाँ से रीजनिंग को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये एक हमारे पास इफ़ है और दूसरा देन है। ये 2 हमारे पास वर्ड्स हैं, इफ़ और देन को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस के जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है उसको बना सकते हैं। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास होती है, वो होती है मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये एक जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगी। और दूसरा हमारे पास जो इंडक्टिव रीजनिंग है, ये हमारे पास मूव करेंगी फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल स्टेटमेंट। अब देखते हैं, हमारे पास बुक में एक आम जनरल सी एग्जांपल गिवन है, उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग को फॉर्मुलेट किया जा सकता है और किस तरह से हम इंडक्टिव रीजनिंग को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास जो बुक में मेंशन है वो है जी, हमारे पास जो डिडक्टिव रीजनिंग की है वो ये है कि इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तमाम बर्ड्स के पर होते हैं, विंग्स होते हैं, एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, और स्पैरो क्या है, ये एक बर्ड है। ये क्या किया है, हमने एक जनरल स्टेटमेंट दिया है कि अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तमाम जितने भी परिंदे हैं उनके विंग्स होते हैं और स्पैरो एक बर्ड है, तो जितनी भी स्पैरोज होगी उनके विंग्स होंगे। तो ये क्या हम गए हैं, हमने ऑल बर्ड्स को लिया, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। फिर हम स्पेसिफिक जितने बर्ड्स, तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, बर्ड्स तो एक फैमिली है बर्ड्स की। अब देखें, उसमें एक हम निकालेंगे स्पैरो के हमने क्या कर लिया, एक स्पेसिफिक कर लिया है और स्पेसिफाई करके हम क्या कहते हैं कि जितनी भी स्पैरोज हैं, जितनी भी चिड़ियाँ हैं, उनके पर होते हैं।
तो ये हमारे पास इफ़ एंड देन को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो कहाँ से कहाँ मूव करती हैं। इट बिगेन्स विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती हैं एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, और एक जनरल प्रिंसिपल बनाने में मदद देती हैं। अब देखिए हमारे पास फॉर इंस्टेंस इफ़ वी नो दैट बर्ड्स हैव विंग्स, इफ़ वी नो दैट स्पैरोस हैव विंग्स, अगर हम जान लेते हैं, हमें पता है कि स्पैरोस के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, एंड आर बर्ड्स, और वो क्या हैं, परिंदे हैं। एंड वी नो दैट ईगल, पैरट, हॉक, क्रो आर बर्ड्स, और ये भी हम जानते हैं कि ईगल, हमारे पास जो ईगल है, पैरट है या फिर कबूतर वगैरह हैं, इनके भी पर होते हैं। देन वी इंड्यूस, हम एक नतीजा निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग, के तमाम जो परिंदे होते हैं उनके पर होते हैं। तो ये थी हमारे पास जो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में जो डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का जो रोल है वो भी हमने देख लिया है कि एक जाएगी हमारे पास स्पेसिफिक से जनरल की तरफ और दूसरी आएगी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद देखेंगे कि एक हाइपोथेसिस के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व कर सकती हैं, और दूसरा देखेंगे कि एक थ्योरी किस तरह से बनती है और थ्योरी आगे किस तरह से साइंटिफिक लॉ को जन्म देती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।